Good morning, everyone. So, yesterday morning we have completed discussion about NLM, that is Newton's laws of motion. So today we have to start discussion about next topic, which is extremely important topic from part first, that is work, energy and power. जिसके ऊपर you will get confirm one questions and many times यहाँ पे one or two second question भी probably introduce होता है, जो collision, linear momentum, center of mass, इनके ऊपर mixed concept से related questions आते हैं. ठीक है, तो वर्क, एनर्जी एंड पावर, इनको पहले से हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, उसके बाद में इनके कंबाइन एप्लीकेशन एंड देन एट द एंड आएगा कोलिजन. वर्क, एनर्जी एंड पावर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन अबाउट वर्क. वर्क मतलब क्या होता है? तो वर्क मतलब हमें मालूम है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस हो रहा है, हम उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में हम कंसीडर करेंगे कि वहां पे वर्क डन होता है. ठीक है, तो वर्क डन मतलब इन जनरल हम कंसीडर करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन उसको डिफरेंट केस में हमें डिफरेंट सिचुएशन से कंसीडर करना पड़ता है. जैसे कि फर्स्ट वन हमें बोला गया है कि बॉडी जो है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है एंड बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा था वो इस डायरेक्शन में था, जिसका एंगल था थीटा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये फोर्स का जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एक्ट होता है उसको कंसिडर करना पड़ेगा. यानी कि इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसके लिए मुझे वर्क डन मिल रहा है एफ कॉस थीटा इनटू एस. ठीक है, यानी कि इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन देन वी हैव टू टेक कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो इस तरह से सिंप्लीफाई करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे एंड उसमें सपोज इस तरह का पार्ट हमें दिया है. सपोज एक इंक्लाइन सरफेस है एंड ये इंक्लाइन सरफेस के ऊपर हमने एक ब्लॉक प्लेस किया है. अभी एनएलएम में एफबीडी ड्रॉ करते टाइम हमें मालूम है कि यहाँ पे सब एक्ट होने वाले फोर्सेस हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे. जैसे कि सबसे पहले फोर्स आता है वेट mg, जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा. देन सरफेस को परपेंडिकुलर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मिलती है. फिर अगर हम यहाँ पे नॉर्मल को बैलेंस करने वाला कंपोनेंट थीटा इतने एंगल पे ड्रॉ करेंगे तो ये इधर mg cos थीटा आता है एंड सरफेस, इंक्लाइन सरफेस के ऊपर एक्ट होने वाला कंपोनेंट हमेशा से mg sin थीटा होता है. एनएलएम में जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हर बार वहां पे सिंप्लीफिकेशन करते टाइम जो भी इंक्लिनेशन के अलोंग एक्ट होने वाला फोर्स का कंपोनेंट था वो mg sin थीटा था. यानी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन अगर मुझे वर्क डन फाइंड करना है तो ये वर्क डन बनेगा W इज इक्वल्स टू फोर्स का कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट, वो कौन है अभी mg sin थीटा, मतलब ये बनेगा mg sin ऑफ थीटा इनटू s. ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन. तो यहाँ पे एंगल इंक्लिनेशन का अगर थीटा है, ठीक है, देन ये हाइट अगर h है तो हम यहाँ पे साइन थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस से. यानी यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा mg इंटू एच अपॉन एस इंटू एस एस कट. यानी कि वर्क डन बन रहा है mgh, मतलब इस बॉडी को पर्टिकुलर हाइट से ग्राउंड पे लेके आना है. तो इन जनरल हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, मालूम होता है ना, हम बोलते हैं कि वो एनर्जी स्टोर हो गई बिकॉज वहाँ पे वर्क डन हुआ था. तो वर्क डन कितना हुआ, mgh हुआ. ये फॉर्मूला हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं. सेकंड केस में उसकी रिवर्स केस होगी कि जब हमें डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में दिया जा रहा है एंड जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो अगर इस डायरेक्शन में दिया है, अगेन इनकी बिटवीन एंगल जो है, इंक्लिनेशन जो है वो थीटा गिवन है. तो उस केस में हम क्या करेंगे कि वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए पहले फोर्स का कंपोनेंट लिया था, अभी हम डिस्प्लेसमेंट का भी कंपोनेंट ले सकते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेंगे तो ये s cos थीटा इनटू f, ऐसे हम इस डायरेक्शन में कितना वर्क होगा ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं. f इंटू एस इंटू कॉस थीटा या फिर s इंटू एफ इंटू कॉस थीटा. ठीक है, मतलब ऊपर की डेफिनेशन हमें मिलेगी f, s, cos ऑफ थीटा. या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी है,
कि यहाँ पे हमें जो वर्क एंड फोर्स दिए जाएंगे उनमें जो डेटा हमें गिवन है वो इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स दिया जाएगा। जैसे कि एफ वेक्टर इक्वल्स टू बोला जाएगा आपको ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस तरह से। एंड एस वेक्टर अगर आपको बोला गया कि बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इस तरह से। तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इनका करना है डॉट प्रोडक्ट। यानी ये बनेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमें वर्क डन के लिए यहाँ पे मिलता है। मतलब डिफरेंट डेटा, मतलब डेटा किस टाइप से गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये कंसेप्ट चेंज हो रही है। बट ऑन एन एवरेज वर्क डन कैलकुलेट करने का बेसिक फॉर्मूला एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा एंड इक्वल्स टू एफ एस अगर थीटा 0 है। तो इन जनरल यही फॉर्मूले रहेंगे जिनसे रिलेटेड हम वर्क एंड रिलेटेड पार्ट का डिस्कशन आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी वर्क से रिलेटेड तो आपको मालूम है पॉइंट्स की, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद में वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फोर्स है वो सारे फोर्सेस कंसिडर करके उनकी सम करनी पड़ेगी और उसके बाद हमें एक्चुअल में वर्क मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्क होता है उसकी यूनिट्स बेसिकली ऐसा यूनिट जूल है। उसके बाद में सीजियस यूनिट अर्ग है, 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग होता है। ये हो गया उनके बिटवीन का रिलेशन। अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल यूनिट्स की बात की जाए तो ग्रेविटेशनल यूनिट होता है किलोग्राम इंटू मीटर एंड 1 किलोग्राम इंटू मीटर इक्वल्स टू बनेगा 9.81 जूल। या फिर सीजियस ग्राम सिस्टम, मतलब ग्रेविटेशनल में सीजियस सिस्टम के लिए जाएंगे तो उसका यूनिट बनेगा ग्राम सेंटीमीटर एंड 1 ग्राम सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू बनेगा 981 अर्थ। सर डेटा कभी अगर क्वेश्चन में दिया है तो ये यूनिट्स यूजफुल होंगे, किलोग्राम मीटर एंड ग्राम सेंटीमीटर, इस फॉर्म में आपको जब भी दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो वर्क डन होता है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कभी कभी पॉजिटिव हो सकता है, कभी कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी जीरो हो सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, W इज इक्वल्स टू है F इंटू कॉस F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। तो अगर वो उसको पॉजिटिव रखना है तो उसका मतलब यहाँ पे थीटा जो है वो एक्यूट रखना पड़ेगा। एक्यूट मतलब थीटा मस्ट बी लेस देन 90, क्योंकि उसी के लिए कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो वर्क डन भी हमें पॉजिटिव मिलेगा। यानी प्रैक्टिकली हम जो भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहां पे फोर्स की डायरेक्शन जो है वो 90 डिग्री से कम एंगल पे होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी को लिफ्ट करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में आ गए। थीटा 0 हो गया मतलब वहां पे पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। उसके बाद में अगर हमें निगेटिव वर्क की बात कर रहे हैं तो अभी आपको समझ ही गया होगा, निगेटिव वर्क कैलकुलेट करने के लिए थीटा कितना चाहिए, अब ग्रेटर देन 90 डिग्री चाहिए। मतलब अगर ये एंगल ऑब्ट्यूज हो गया तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। एंड उसी तरह से वर्क डन अगर हमें 0 चाहिए तो कंडीशन है थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। यानी किसी बॉडी को हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे जो है बॉडी का जो वर्क डन होगा बॉडी के ऊपर का वो कंसिडरेबल नहीं होगा और हम कंसिडर करेंगे कि वर्क डन जो है वो कितना है, 0 है, ठीक है। तो ये केस यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। अब कंडीशन देखो, निगेटिव वर्क डन प्रैक्टिकली होता है, क्या होता है, कब होता है, जैसे कि जब हम व्हीकल को ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं जो पहले से मोशन में थी, तो मोशन में है मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट तो आगे आगे जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, लेकिन हमने जो फोर्स अप्लाई किया था उसकी डायरेक्शन तो पीछे है, मतलब वो क्या हो गया, निगेटिव वर्क डन हो गया। सेम वे जीरो वर्क डन होता है, क्या होता है, कब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक बैग उठा ली सर के ऊपर और हम चलने लगे, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है एंड हम बैग को लेके हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इन दोनों के बिटवीन का एंगल 90 डिग्री हो गया, दैट्स व्हाई वहां पे वर्क डन जो है वो 0 होगा बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स वर्क डन कर रहा है, इसके साथ हमें मतलब डायरेक्शन लेनी पड़ती है डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि मेनी केसेस में जहाँ पे फोर्सेस के नंबर है वो थोड़े से इंक्रीज भी होते हैं, बढ़ते भी है, तो आपको उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो आपको एक एग्जांपल बोला है कि एक लोड है
जिसका मास आपको दिया है 2000 kg, एंड उसके बाद में आपको बोला है कि उसको एक रोप से हम ऊपर खींच रहे हैं विथ 4 मीटर पर सेकंड। तो आपको बोला गया है कि ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकंड में वहां पे वर्क डन कितना होगा। अब वर्क डन कौन करेगा? फर्स्ट वन आपको बोला है कि रोप कितनी करेगी वर्क डन, सेकंड केस में आपको बोला है कि वहां पे ग्रेविटी कितना वर्क डन करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। मतलब एक रोप है, रोप को एक बॉडी हमने कनेक्ट किया, बॉडी का जो वेट होगा mg, वो डाउनवर्ड एक्ट होगा, बॉडी का नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इस केस में हमें मालूम है कि एक्सेलरेटेड मोशन है, और एक्सेलरेटेड मोशन में हमें 2 सेकंड के बाद वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी h कैलकुलेट करना है। तो h इक्वल्स टू हमें वहां पे हाफ ऑफ 80 स्क्वायर कंसिडर करना है, यानी कि ये बन जाएगा 4 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए 4 मीटर आ गया। अब बात करेंगे ओनली फोर्स की एंड दोनों के बिटवीन के एंगल की। अब देखो, पहले रोप वर्क डन करेगी, मतलब वो रोप रोप का एक्चुअल वर्क कौन करेगा? टेंशन करेगा। एंड टेंशन इन द रोप जो हम कैलकुलेट करते हैं, हमें मालूम है अपवर्ड एक्सेलरेशन, तो उसको हम g प्लस ए से रिप्लेस करते हैं। यानी यहाँ पे m दिया है आपको 2000 की, g प्लस 4 मतलब g प्लस ए मतलब 10 प्लस 4 14 आ रहा है, तो 14 का डबल 28,000 न्यूटन। इतना टेंशन उस रोप में क्या होगा? डेवलप होगा, एंड यही टेंशन आगे जाके वर्क करने वाला है। सो दैट वर्क डन बाय द रोप बनेगा 128,000 इंटू 4, मतलब अगेन 112,000 जूल। इतना वर्क डन रोप ने किया है। एंड वही बात अगर ग्रेविटी की हमें करनी है, तो ग्रेविटी में क्या होगा? देखो, ग्रेविटी के लिए जो फोर्स बनेगा वो सिर्फ यहाँ पे mg है, यानी w इज इक्वल्स टू हमें लेना पड़ेगा mgh इंटू कॉस ऑफ थीटा। देखो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, mg नीचे एक्ट हो रहा है, एंगल 180, कॉस 180 -1 होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट -1 पुट कर दिया। यानी ये वर्क डन बनेगा, मास आपको दिया था 2000 इंटू जी आएगा 10 इंटू एच आएगा 4, यानी ग्रेविटी का वर्क डन आ रहा है माइनस ऑफ 40,000 जूल। ठीक है, देखो एक ही रो पे एक ही लोड है, लेकिन दोनों केस में होने वाला जो वर्क डन है वो डिफरेंट आ गया। डिफरेंट क्यों आ गया? इसका रीजन क्या है कि बेसिकली जो फोर्सेस की एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, उसके ऊपर ये वर्क डन जो है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल हो गया। इस तरह से जो भी डिफरेंट केस आएगी, हमें देखना पड़ेगा कि फोर्स कौन सा बोला है, एंड जो फोर्स बोला है फिर वहां पे हमें डायरेक्शन कंसिडर करके सिंप्लीफाई करने पड़ेगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हमें इंक्लाइन प्लेन के ऊपर के डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंक्लाइन प्लेन है, एंड इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक बॉडी ऑफ मास m है, जिसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो डिस्प्लेस करते टाइम सपोज ये लेंथ आपको दी है s, इंक्लिनेशन का एंगल है थीटा, एंड इसका जो बेस है वो है सपोज b। तो यहाँ पे जो है s cos ऑफ थीटा इक्वल टू b, ये हमें बेस अगर कैलकुलेट करना है तो फ्रॉम डायग्राम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स दिया है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन बनेगा म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू mg, मतलब म्यू mg ये फ्रिक्शनल फोर्स आ गया, इनटू b मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। मतलब इंक्लाइन सरफेस के ऊपर कोई बॉडी हम ऊपर लेके जा रहे हैं, या फिर वो स्लाइड होके नीचे आ रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो वर्क डन है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्सप्रेशन अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो ऑलवेज इतना ही रहेगा। वहां पे लेंथ साइज क्या है, कितनी है, किसी पे किसी के ऊपर कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये बना एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स ने किया हुआ वर्क डन। ठीक है, तो अभी सेम टाइप के एग्जांपल्स रिलेटेड टू वर्क आपको दिए गए, तो सारे के सारे एग्जांपल्स वन बाय वन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी के एग्जांपल स्किप नहीं करेंगे, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, 1 आउट ऑफ 3 का रूल भी नहीं, यहाँ पे ईच एंड एवरी वन सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्चुअल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स।
अब ये वर्क डन बाय फोर्स हमने देखा था, यहाँ पे बस एक एडिशनल वर्ड आ गया वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि जो फोर्स हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगा, इट हैज टू बी चेंज। वो क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है एज पर गिवन कंडीशन। ये फोर्स अगर कंटिन्यूसली चेंज होगा तो फोर्स के चेंज होने से जो वर्क डन होगा वो कितना रहेगा, क्या रहेगा, उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले। तो जनरली आपको याद रखना है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उस केस में हमें स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट का जो भी हो रहा है इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा एफ एक्स डी एक्स, अगर ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। W इज इक्वल्स टू y1 से लेके y2 तक इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा एफ वाई डी वाई, अगर आपको y एक्सिस या फिर y कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में डेटा गिवन है तो। एंड आपको z1 से लेके z2 तक एफ जेड डी जेड ये करना पड़ेगा अगर डेटा इन टर्म्स ऑफ जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट दिए या फिर तीनों कोऑर्डिनेट दिए, तो ये तीनों वर्क डन हम अलग अलग केस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी इन जनरल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है R1 से लेके R2 तक एफ इंटू डी आर। मतलब फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स होगी स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट एंड देन वी विल गेट द वर्क डन। ठीक है, तो इस तरह से हम बेसिकली वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला है एक पार्टिकल है जो 2,3,1 इस पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट के ऊपर उसको ट्रांसफर कर रहे हैं 1,2,-1, एंड उसके लिए हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो फोर्स का एक्सप्रेशन हमें दिया गया है एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई स्क्वेयर इंटू जे कैप प्लस जेड स्क्वेयर इंटू के कैप। तो हमें यहाँ पे वर्क डन फाइंड करना है, फाइंड वर्क डन। अब कंडीशन क्या है कि फोर्स यहाँ पे वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया है, मतलब फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगा, एक्स के साथ वाई के साथ जेड के साथ, मतलब डिस्टेंस के साथ फोर्स को यहाँ पे चेंज होना पड़ेगा। तो इस तरह से हर एक केस में जो है ये कंडीशन चेंज होती रहती है, इसलिए हम यहाँ पे वर्क डन फाइंड करने के लिए वन बाय वन इनको इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करने के लिए देखो बेसिकली यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग तीनों कोऑर्डिनेट दिए, मतलब तीनों के वर्क डन हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। तो वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, x1 से ले रहे तो लिमिट बनेगी x1 से लेके x2 तक एफ एक्स डी एक्स, उसके बाद में y1 से लेके y2 तक एफ वाई डी वाई, देन z1 से लेके z2 तक और ये बनेगा एफ जेड डी जेड। ठीक है, तो ये इक्वेशंस हमने जो पहले पढ़ा था कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के लिए ये हमें फॉर्मूला मिल गया। अब यहाँ पे बस जो गिवन वैल्यूज है वो हमें पुट करनी है। गिवन वैल्यूज कैसे पुट करनी है, देखो जैसे कि x1 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, जैसे डिस्प्लेसमेंट लेते हैं ना फॉर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक, तो x1 कितना है यहाँ पे 2, x2 कितना है यहाँ पे 1, यानी इंटीग्रेशन की लिमिट बनेगी 2 से लेके 1 तक। एफ एक्स फोर्स अलोंग एक्स कितना है, सिर्फ x है, तो ये बनेगा x dx। उसी तरह से y1 कितना है 3, y2 कितना है 2, यानी लिमिट बनेगी फ्रॉम 3 से लेके 2 तक। एफ वाई कितना है वाई स्क्वायर, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर डी वाई प्लस जेड के अलोंग के लिए कोऑर्डिनेट देखो ये 1 है ये -1 है, तो 1 से लेके -1 एंड ये बनेगा जेड स्क्वायर डी जेड। तो इस तरह से हमें वर्क डन क्या ये एक्सप्रेशन मिल गया। गिवन क्वेश्चन की जो वैल्यूज थी वो भी हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब बस इनको सिंप्लीफाई करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन का रूल मालूम है कि जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो वहां पे जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करके उसी से हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक्स डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन पावर में 1 ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट्स वही रहेगी 1 से लेके सॉरी 2 से लेके 1। उसके बाद में यहाँ पे वाई स्क्वायर डी वाई को इंटीग्रेट करना है तो ये बनेगा वाई क्यूब अपॉन 3 एंड अगेन लिमिट्स रहेगी यहाँ पे 3 से लेके 2 तक। एंड जेड स्क्वायर दिया है तो जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनेगा जेड क्यूब बाई 3 और इसकी लिमिट दी है 1 से लेके -1 तक।
अब बस यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे अपर लिमिट बनेगी 1, तो यहाँ पे पहले 1/2 कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में आएगा अपर लिमिट मतलब 1 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट मतलब 2 स्क्वायर प्लस 1/3 हमने कॉमन लिया, यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब प्लस यहाँ पे भी 1/3 कॉमन लिया और ब्रैकेट में क्या बचेगा -1 का क्यूब -1 का क्यूब। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 1 माइनस 4 इज -3, तो ये आ रहा है -3/2। यहाँ पे 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 27 में से 8 गए मतलब 8 में से 27 -19 मतलब ये बनेगा -19/3। -1 का क्यूब -1 माइनस ऑफ 1 का क्यूब -1, तो -1 बनेंगे -2। ये 1/3 कॉमन लिए थे मतलब -2/3। तो यहाँ पे इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है मतलब -3/2 -21/3 इस तरह का पार्ट आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे एट द एंड, तो 3 इंटू -3 -9, 2 इंटू -21 -42 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 मतलब 6, तो ये बनेगा -51/6 जूल। इस तरह से ये वेरिएबल फोर्स अगर दिया है हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स जब भी होता है वो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे कि वर्क डन बाय स्प्रिंग जो है वो ऑलवेज वेरिएबल फोर्स की फॉर्म में रहेगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड हमें मालूम है कि यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट आता है, एंड स्प्रिंग आ गई तो फोर्स का रिलेशन बनता है F इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx। फिर k का मतलब कौन होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट गिवन बाय Fx या फिर m इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग की वजह से वर्क डन रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, वेरिएबल फोर्स का। एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट एक्सप्रेशन यूज करेंगे, हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर। क्या किया, फिर से इंटीग्रेट किया, फोर्स था के एक्स, उसको के एक्स डी एक्स करके सिंप्लीफिकेशन हो गया -1/2 इंटू के इंटू एक्स का स्क्वायर। तो स्प्रिंग फोर्स आ गया, स्प्रिंग रिलेटेड कोई भी पार्ट आ गया तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें डायरेक्ट यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अगर सेम फोर्स स्प्रिंग नहीं कर रही है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, मतलब कि देखो यहाँ पे स्प्रिंग का फोर्स कंसिडर नहीं करना है, स्प्रिंग के ऊपर एक्सटर्नल एजेंसी कोई भी है, जैसे हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं, हम पकड़ के उसको एक्सपांड कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल कोई भी एजेंसी आके जो वर्क डन करती है इन केस ऑफ स्प्रिंग, वो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो पहले स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव करता था वो पॉजिटिव बनेगा, यानी W इक्वल्स टू हाफ ऑफ के स्क्वायर। इतना डिफरेंस बस आपको याद रखना है। एंड ये दोनों भी केस में अगर फाइनल इनिशियल पॉइंट दिए जाते हैं तो वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ के, यहाँ पे x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट याद रखना है, स्प्रिंग करेगी वो नेगेटिव वर्क डन होगा एंड एक्सटर्नल एजेंसी करेगी वो पॉजिटिव वर्क डन बनेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो थीटा मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इनके बिटवीन का एंगल है उसी का वेरिएशन होता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे जैसे हम 1D में भी NLM में भी कुछ डेटा ग्राफ के ऊपर से रिप्रेजेंट करते थे, कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे भी अगर हमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट किया है तो वहां से वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ता है। यानी नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे वर्क डन फ्रॉम फोर्स वर्सेस पोजीशन ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लो, ग्राफ। यानी कि हमें रिप्रेजेंट करके दिया है कि एक ग्राफ है इसमें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, ये एक्स एक्सिस है जिसके ऊपर हम पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इनिशियल पोजीशन हो गई, ये फाइनल पोजीशन हो गई। तो बॉडी यहाँ से निकल के यहाँ तक आ गई, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन दोनों के बिटवीन का वेरिएशन का ग्राफ आपको गिवन है। तो इस केस में अगर हमें वर्क फाइंड करना है तो हमें मालूम है कि जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, जो भी फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अंडर आने वाला एरिया हमें कैलकुलेट करना है।
एंड ये एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना मतलब कि इसको इंटीग्रेट करना। तो इसे ग्राफिकल डेटा अगर दिया है तो आपको ये बात कंसिडर करनी पड़ेगी। मतलब दो केसेस है, वेरिएबल फोर्स के फोर्स से रिलेटेड अगर हमें कैलकुलेशन करने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अगर क्वेश्चंस गिवन है डायरेक्ट न्यूमेरिकल या फिर इक्वेशंस गिवन है इंटीग्रेट करेंगे। अगर ग्राफ के फॉर्म में डेटा गिवन है तो उसको एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पे वर्क मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वर्क डन। वर्क डन मतलब क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, इसके रिलेटेड इतनी ही पॉइंट्स हैं। बस आपको स्ट्रिक्टली एक काम करना है आज, जो भी सॉल्व एग्जाम्पल आई थिंक फर्स्ट से लेके 13 1 to 13 सॉल्व एग्जाम्पल से, जिसमें से 4 to 5 मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए, मतलब रिमेनिंग 8 बचे, वो आपको कंपलसरी सॉल्व करने, कंपलसरी सॉल्व एग्जाम्पल फिर से सॉल्व करने। ईच एंड एवरी वन, यहाँ पे एक देख के आगे चलेंगे ऐसा नहीं होगा, हर एक एग्जाम्पल आपको करना है। स्टार्ट से बोल रहा हूँ कि वर्क एनर्जी पावर ग्रेविटेशन रोटेशनल मोशन एंड बाद में सर्कुलर मोशन एक आएगा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम पार्ट फर्स्ट। इनसे रिलेटेड हम कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, कोई भी एजम्पशन प्रिपरेशन का नहीं होगा। आगे वर्क हो गया, इंट्रोड्यूस करते एनर्जी को। तो एनर्जी मतलब एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क क्या होता है ऊपर तो देख लिया, बट ये वर्क करने की जो एबिलिटी है जिसको हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं एज एनर्जी। अब जो एनर्जी के वेरियस फॉर्म रहेंगे जो हम टॉपिक में या फिर सिलेबस में कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट आएगी मैकेनिकल एनर्जी। इस मैकेनिकल एनर्जी में हम यहाँ पे पढ़ने वाले काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को मिला के जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कंसिडर करते हैं। उसके बाद में केमिकल एनर्जी, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन मैग्नेटिक एनर्जी, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। मेजर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो हम सिलेबस में कहीं ना कहीं गिवन पॉइंट से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं, बस वो इतनी टाइप की एनर्जी है। ठीक है, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ एनर्जी। अभी एनर्जी में कंजर्वेशन का लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन का लॉ क्या होता है, एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएंगे, हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद में एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, अगेन जिसके यूनिट की सिस्टम सेम होगी एज दैट ऑफ वर्क डन। जैसे एस आई यूनिट बोलेंगे तो जूल होगा, सीजीएस यूनिट बोलेंगे तो अर्ग होगा। ठीक है, इनका रिलेशन हमने ऊपर ही देखा था, वही रहेगा। इन एडिशन यहाँ पे आपको याद रखना है कि कभी कभी जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में एनर्जी का हमें स्मॉल यूनिट दिया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिप्रेजेंट करेगा अमाउंट ऑफ एनर्जी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है इसका मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। उसके बाद 1 kWh जो एनर्जी मीटर होता है, उसका जो 1 यूनिट होता है वो 1 किलोवाट पर आवर की जगह पे 1 किलोवाट आवर मेजर करता है, जिसको हम एग्जाम में रिप्लेस करेंगे विथ 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। उसके बाद में जब थर्मल सेक्शन आएगा तब हम एनर्जी को रिप्रेजेंट करते कैलोरी में, एंड 1 कैलोरी रिप्रेजेंट करेगा 4.18 जूल। तो ये कन्वर्जन जो है रिस्पेक्टिव टॉपिक्स में हमें रिक्वायर्ड होते हैं रिलेटेड टू एनर्जी। ठीक है, अब ये एनर्जी से रिलेटेड एक एक्सेप्शनल पॉइंट है दैट इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मतलब इन जनरल हम कंसिडर करते हैं कि एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, बट यहाँ पे आइंस्टाइन की जो थ्योरी आती है E इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट करती है कि मास इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास भी एक एनर्जी का फॉर्म है, जिसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो हम वहां पे एनर्जी को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का मास एनर्जी इक्विवेलेंस होता है। तो इस टॉपिक में इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उसको हम
मॉडर्न फिजिक्स में डिटेल में देख लीजिए। उसके बाद में अभी एनर्जी के वन बाय वन इंपॉर्टेंट टाइप्स हम देखेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी आती है काइनेटिक एनर्जी, जिसको छोड़ के फिजिक्स में कुछ भी नहीं होता। अब काइनेटिक एनर्जी मतलब हम इसको डिफाइन करते हैं एबिलिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। एंड ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/2m इंटू वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में, मतलब कि फाइनली बनेगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, दैट इज स्केलर। तो ये होती है काइनेटिक एनर्जी एंड उसका एक्सप्रेशन। अब काइनेटिक एनर्जी जो है बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है। आपको याद रखना है कि ये काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि हम वेलोसिटी ले रहे हैं, मतलब उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मतलब स्पीड ले रहे हैं, तो स्पीड नेगेटिव कभी होती नहीं है। लेकिन अगर वेलोसिटी लेंगे, वेलोसिटी भी नेगेटिव रही तो भी हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है। देन अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें मेनी टॉपिक्स में रिक्वायर्ड होता है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी को लीनियर मोमेंटम में लिखने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि यही रिलेशन p इक्वल्स टू बन गया रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m इंटू ई। तो यहाँ पे e का मतलब काइनेटिक एनर्जी रहेगा। ठीक है। तो ये रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत सारे टॉपिक्स में हमें सेम रिलेशन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। अब वर्क हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई, इससे रिलेटेड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वैसा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमें मिलता है, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी वर्क एनर्जी थ्योरम जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये वर्क एनर्जी थ्योरम एक्सप्लेन क्या करता है, change in kinetic energy is equals to work done by all forces। जितने सारे फोर्सेस रहेंगे वो सारे फोर्सेस ने कंबाइनली जो भी वर्क किया है, उस कंबाइंड वर्क को हम कंसिडर करते हैं एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वहां पे अगर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई इसका मतलब वर्क डन वहां पे निगेटिव हो रहा है। इस तरह के कंक्लूजन वहां पे लेके आ सकते हैं, यानी कि W दैट इज वर्क डन बनेगा हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी इनिशियल काइनेटिक। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे याद रखना है, वर्क एनर्जी अगर थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं तो ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी मस्ट बी कंसिडर्ड। किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब तक क्या था कि कौन सा फोर्स वर्क डन कर रहा है यही हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो गिवन फोर्स को गिवन कंडीशन में हम कंसिडर करके बाकी उसके ऊपर कुछ फोकस नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि हर एक फोर्स, जो भी फोर्स प्रेजेंट रहेगा वो आपको यहाँ पे कंपलसरी लेना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, उसके सिवा नहीं चलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे फिर से कि अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो इसका मतलब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, अगर वर्क डन नेगेटिव है तो इसका मतलब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। एंड अगर आपको बोला है कि वर्क डन जीरो हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम इफ वर्क डन इज जीरो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन है मॉड्यूल में, तो सारे के सारे आपको सॉल्व करने हैं। और इनके नंबर जो है ऊपर कहाँ तक दिखे थे मैंने, 13 तक थे। ठीक है। तो अराउंड 13 से लेके आपको 29 तक एग्जाम्पल है, 13 to 29 एकदम वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस आएंगे, जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करो। कोई व्हीकल मूव कर रही है, फिर हम ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं, ब्रेक्स अप्लाई करने से वो रेस्ट में आएगी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बनेगा एस इक्वल्स टू के अपॉन एफ। अब यहाँ पे के मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड एफ मतलब अप्लाइड फोर्स, ये रहेगा, ठीक है। मतलब हमें डायरेक्ट बॉडी के मोशन के टाइम कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, तो कितने फोर्स से हम उसको स्टॉप कर रहे हैं, ये अगर डेटा दिया तो हम उसको ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर काइनेटिक एनर्जी को एम वी स्क्वेयर अपॉन टू से रिप्लेस करेंगे तो सेम फॉर्मूला हमें एम वी स्क्वेयर अपॉन टू एफ इस फॉर्म में भी मिलेगा, एस इक्वल्स टू के एफ एंड एस इक्वल्स टू एम वी स्क्वेयर अपॉन टू एफ, ठीक है। तो इस तरह से हम ये स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट दिया है तो फ्रिक्शन की वजह से अगर गाड़ी रुक रही है तो हम वहाँ पे वी स्क्वेयर अपॉन टू म्यू जी ये वाला एक्सप्रेशन भी यूज करेंगे। एंड अगर हमें स्टॉपिंग टाइम पूछा जाता है कितने टाइम के बाद व्हीकल रुकने वाली है, तो उसका स्टॉपिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो वहाँ पे टाइम बनता है पी एफ पी अपॉन एफ, वेर पी का मतलब यहाँ पे हमें लेना है मोमेंटम, पी मतलब होगा बॉडी का मोमेंटम, मतलब टाइम कैलकुलेट करने के लिए मोमेंटम लेके आ रहे हैं, एंड एफ बनेगा बॉडी के ऊपर अप्लाई होने वाला फोर्स, यानी कि टी इज इक्वल्स टू हम एम वी अपॉन एफ इसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी जो टाइम गाड़ी को रुकने के लिए लगेगा वो बनेगा एम वी अपॉन एफ, अगर वो फ्रिक्शनल फोर्स है तो, यानी कि एम वी अपॉन म्यू एम जी, एम एम कट करेंगे तो वी अपॉन म्यू जी। देखो टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, वी अपॉन म्यू जी, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या था, वी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है दोनों भी, अगर डेटा हमें काइनेमेटिकल इक्वेशंस के फॉर्म में नहीं दिया जाता है तो एक बार वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी ये दो पॉइंट अगर ठीक से क्लियर हो गए तो टॉपिक का आगे का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज काइनेटिक के बाद में पोटेंशियल एनर्जी। बट पोटेंशियल एनर्जीज को पढ़ने से पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कहाँ से आती है, बेसिक कंसेप्ट तो बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये स्टोर्ड फॉर्म में होती है, मतलब हम बोलते हैं कि एबिलिटी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन ऑफ द बॉडी। बॉडी की जो पोजीशन रहेगी, पोजीशन की वजह से बॉडी जो वर्क कर सकती है उसका हम वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है ना कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है तो हमें पहले कितने फोर्सेस ने कौन सा वर्क डन किया है उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, और इसलिए हम पहले फोर्स का नेचर पढ़ेंगे और उसके लिए कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब क्या होता है उससे रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए हमें और थोड़ा सा पार्ट सिंपल हो जाए। तो कंडीशन ये है कि इफ वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय फोर्सेस इज independent of path followed, then the forces are said to be conservative। मतलब कि कंडीशन क्या है, देखो कि जो भी वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन अगर पाथ कौन सा फॉलो किया था इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि सपोज एक बॉडी को मुझे ए से लेके बी तक लेके जाना है, मैं इधर से लेके जाऊं, डायरेक्ट लेके जाऊं, घूम फिर के लेके जाऊं, तो यहाँ पे जो भी तीनों केसेस में वर्क डन हो रहा है अगर ये वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते हैं, यानी तीनों केसेस में वर्क डन अगर सेम दिखते हैं, तो इसका मतलब जो है कि बॉडी का मतलब बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाली जो फोर्सेस थे उनका नेचर इस तरह से कि वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट कि इफ टोटल वर्क डन बाय अ फोर्स इज जीरो,
when body move in a closed path, then the force is conservative. मतलब क्लोज पाथ के ऊपर बॉडी मूव कर रही है एंड क्लोज पाथ में बॉडी मूव करने के बाद जैसे कि बॉडी ए से लेके बी तक इस पाथ से गई थी एंड इस पाथ से वापस आ गई, तो इस केस में अगर वर्क डन 0 हो रहा है तो इसका मतलब ये पाथ इंडिपेंडेंट था एंड फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है, अब कंजर्वेटिव को छोड़ के जो दूसरी टाइप ऑफ फोर्स आती है वो बनेगी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्व होना मतलब जिसका कांस्टेंट रहना, जैसे एनर्जी का कंजर्वेशन होता है ना, यहाँ पे फोर्स भी कंजर्वेटिव है, मतलब वो कांस्टेंट रह रहे, ऐसी इसकी मीनिंग थी। तो नॉन कंजर्वेटिव को फोर्स को हम डिसिपेटिव फोर्स ऐसे भी बोलते हैं, डिसिपेटिव फोर्स। अभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या फिर डिसिपेटिव फोर्स मतलब क्या होता है, जो डिसिपेट होंगे, कम ज्यादा होंगे अकॉर्डिंग टू पाथ, मतलब ये पाथ बदल गया कि इनका नेचर, इनका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, तो उस टाइप के फोर्सेस को हम क्या कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे फोर्सेस डिसिपेटिव है। एंड इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि जो वर्क डन रहेगा बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड पाथ इज 0। जो भी क्लोज्ड पाथ में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करेगा तो वो वर्क डन क्या रहेगा, सॉरी ऊपर 0 था तो ये नॉन 0 रहेगा, इज नॉन 0। कंजर्वेटिव कर रहे तो क्लोज पाथ में 0, नॉन कंजर्वेटिव कर रहे तो क्लोज पाथ में नॉट 0। ठीक है, जैसे कि बॉडी ए से निकल के बी के ऊपर आ गई, बी से निकल के फिर से ए के ऊपर आ गई, तो इस केस में वर्क डन जो है 0 नहीं होगा। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे होगा कि जो वर्क हो रहा है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट। अगर वहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, एंड इसके एग्जांपल्स रहेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स है, या फिर विस्कस फोर्स है, या फिर एयर ट्रैकिंग, ये क्या है एग्जांपल्स ऑफ फोर्स है, कौन से नॉन कंजर्वेटिव। एंड वही अगर कंजर्वेटिव फोर्स रहेंगे तो यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कंसिडर करेंगे, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब जो फील्ड के फोर्स ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, कहीं पे भी ले जाओ बॉडी को वर्क डन उतना ही लगता है। ठीक है, अब ये वर्क डन की कंसेप्ट अगर क्लियर हो गई तो फिर ये वर्क डन के साथ में हम इंट्रोड्यूस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है, ठीक है, तो अभी जो हमने बात देखी थी कि व्हेन फोर्सेस विद इन अ सिस्टम, सिस्टम के अंदर के फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, external work done on system against conservative force is stored as potential energy and is fully recoverable। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
जो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का कहाँ पे स्टोर होगी, पूरा पार्ट क्लियर कर दो। देखो कंजर्वेटिव मतलब जो कांस्टेंट रहने वाले, ऐसे हमने पहले भी बोला था। क्यों बोला था, इसका एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे मिलता है कि पोटेंशियल एनर्जी सपोज एक सिस्टम की हमें फाइंड करनी है, एंड उस सिस्टम में कंडीशन ये है कि सिस्टम के इंटरनल जो भी फोर्सेस है दे आर कंजर्वेटिव। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज के फील्ड की सिस्टम आ रही है, तो अभी देखा था हमने कि उसके फोर्सेस जो है वो कंजर्वेटिव होते हैं। तो उस केस में अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट आके वहां पे वर्क डन करता है, जैसे ग्रेविटी हम देखते हैं बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डिस्प्लेस किया जाता है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब एक्सटर्नल एजेंट अगर आके कर रहा है, तो वो पूरा का पूरा वर्क डन स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। एंड स्टोर होने वाली पोटेंशियल एनर्जी हम 100% रिकवर करके फिर से उसके ऊपर से फोर्सेज जो है वो हम एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको पर्टिकुलर हाइट पे लेके गए, तो हमने वर्क डन किया। अब यहाँ पे जो वर्क डन हुआ वो लॉस नहीं हुआ, डिसिपेट नहीं हुआ, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इसलिए जब हम उस हाइट से बॉडी को ड्रॉप कर देंगे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, एंड नीचे आते टाइम जो वर्क डन होगा वो सेम होगा जब बॉडी को हम वहां से लिफ्ट कर रहे थे। तो इस तरह से ये वर्क डन क्या होता है, रिकवर होता है। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। आगे आगे जाएंगे, जैसे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड डिटेल पॉइंट देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है या डिफरेंट पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जीज। पोटेंशियल एनर्जी जनरली हम सिस्टम के लिए कंसिडर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम एक चार्ज लेने की बजाय चार्ज की सिस्टम कंसिडर करते हैं, तो इस तरह से कंडीशन कंसिडर की जाती है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी में होने वाला चेंज हमें देखना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कब होगा, जब हम बॉडी की लेवल अर्थ से जो उसकी हाइट है तब चेंज करेंगे, तब ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अकर होगा। अब यहाँ पे देखो हम एक कंडीशन कंसिडर करेंगे कि स्पेस में कोई भी एक पॉइंट होगा P1, एंड ये P1 के कोऑर्डिनेट्स आपको बोला है x1 y1 एंड z1 ऐसे कोऑर्डिनेट है। दूसरा एक पॉइंट होगा दैट इज P2, P2 के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 एंड z2। सिर्फ दो पॉइंट्स है, एंड बॉडी जो है इन दोनों पॉइंट के बिटवीन इस पाथ के अलोंग इस तरह से डिस्प्लेस हो रही है। ये पाथ के अलोंग बॉडी क्या कर रही है, डिस्प्लेस हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा ग्रेविटेशनल फील्ड में, मतलब एनर्जी स्टोर होगी। यानी स्टोर्ड एनर्जी जो है वो हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इनकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए ओरिजिन की सिस्टम ड्रॉ कर देते हैं। ये बनेगा पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर, ये बनेगा पोजीशन वेक्टर दैट इज r2 वेक्टर, एंड रैंडम बॉडी की कोई भी एक पर्टिकुलर पोजीशन हम कंसिडर करेंगे जहाँ पे ये r वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर बनेगा। और सपोज इस डायरेक्शन में हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं f वेक्टर, एंड बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अलोंग टेंजेंट हो रहा है dr वेक्टर, इनके बिटवीन का एंगल है थीटा। तो यहाँ पे जो है हमने बस दो पार्टिकल कंसिडर किए, और उनके ऊपर एक्ट होने वाला जो फोर्स है हम कंसिडर करेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट होगा, जो P1 से लेके P2 तक डिस्प्लेस करेगा। अब यहाँ पे P1 पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी सपोज U1 है, P2 पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, U2 है। तो उस केस में हम कंसिडर करेंगे कि इट इज ऑब्जर्व दैट potential energy of body increases if work done by conservative force is negative। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, उसने जो सिस्टम में वर्क किया है वो वर्क अगर निगेटिव हो रहा है,
तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है कि वर्क डन निगेटिव हो गया, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू थी वो वैल्यू इसकी कम हो गई। अब जितनी वर्क डन की वैल्यू कम होगी उतनी ही वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होने वाली है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी वहां पे क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो नेगेटिव वर्क डन हुआ, पोटेंशियल एनर्जी वहां पे स्टोर होगी। एंड वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, वो यूटिलाइज की जा रही है। जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है, हम कंसिडर करते हैं कि जब उसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या डिपेंड करेंगे हम, डेल्टा यू इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे ये जो U2 माइनस U1 है इक्वल्स टू, अगर माइनस ऑफ वर्क डन है 1 से लेके 2 तक जाने के लिए, इसका मतलब वहां पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगा। मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कि वेन एवर पार्टिकल मूव्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। मतलब ग्रेविटेशन में भी हमें सेम कंसेप्ट के ऊपर बहुत फोकस करना है। एंड ग्रेविटी में भी जो पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वही थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करते हैं, इसलिए इस टाइप की पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। तो जो स्टेटमेंट मैंने अभी लिखा है उसको अगर आप अप्लाई करेंगे कि सपोज अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को लिफ्ट करके हम हाइट पे लेके जा रहे हैं, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा था, हम बॉडी को उसके अगेंस्ट मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। ठीक है। एंड सेम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए U2 माइनस C1 वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे R1 से लेके R2 तक बॉडी को डिस्प्लेस करते टाइम जो भी फोर्स अप्लाई हुआ था उसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन कंपल्सरी फोर्स कंजर्वेटिव चाहिए। मतलब FC स्टैंड्स फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव इतना रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव होगा फुली रिकवरेबल नहीं होता है, वहां पे कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, मतलब वो डिसिपेट हो जाता है। अगर सेम कंडीशन हम कंसिडर करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी में होने वाला चेंज अगर सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स अप्लाई करेंगे, एंड वही वर्क डन अगर एक्सटर्नल एजेंट आके करेगा, एक्सटर्नल एजेंसी आके करेगी, तो जो निगेटिव था सिस्टम का वो अब जाके पॉजिटिव बनेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये एनर्जी एंड वर्क का रिलेशन होता है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि इफ external agency changes potential energy only, but kinetic energy remains constant। अगर काइनेटिक एनर्जी वहां पे चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब होगा कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हुआ था प्लस जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट कर रहे हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, मतलब इनकी सम जीरो मिलेगी। अब देखो इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, कब इंक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी, दो केसेस है। अगर एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क डन पॉजिटिव है तो भी ये इंक्रीज होगी, एंड इंटरनल फोर्सेस जो थे सिस्टम के उनका वर्क डन अगर निगेटिव है तो भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है। अब एक्सटर्नल एजेंसी पॉजिटिव वर्क कर रही है मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, एंड वही एप्लीकेबल है फॉर इंटरनल, बट वहां पे वर्क डन निगेटिव चाहिए। जो भी कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा
वो कंपलसरी सिस्टम का इंटरनल फोर्स रहेगा, कंपलसरी सिस्टम का इंटरनल फोर्स रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको जो है इंटीग्रेट करना है फोर्स के एक्सप्रेशन को, बस वो माइनस लेंगे क्योंकि रिलेशन वही है कि वर्क डन पॉजिटिव तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, वर्क डन नेगेटिव तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस की, लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स दिए तो फिर पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। अब कंजर्वेटिव मतलब सिस्टम का इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स मतलब जो सिस्टम से कुछ भी रिलेटेड नहीं था, हमने बाहर से उसको अप्लाई किया। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखो ग्रेविटी में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेविटेशन पूरा टॉपिक एकदम सिंपल है, क्वेश्चन के टाइप भी सिंपल है, आपको कंफ्यूज सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। इसको मतलब वहां पे प्रॉब्लम अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे ज्यादा टाइम देना है। जैसे हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट मासेस। अर्थ की सिस्टम बाद में कंसिडर करेंगे कि कोई भी 2 पॉइंट मासेस है, इन दोनों के बिटवीन हम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे कि कैपिटल एम स्मॉल एम, जैसे 2 मासेस है, ओ पे कैपिटल एम था, आर इतनी डिस्टेंस पे स्मॉल एम हमने प्लेस किया, मतलब हम उसको इंफिनिटी से क्लोज लेके आ रहे हैं एट ए सेपरेशन आर, ये हमारा कंसिडरेशन। यहाँ पे देखो यू आर जो रहेगा इट स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम जब 2 मासेस के बिटवीन का सेपरेशन आर है। देन यू नॉट इसका मतलब होगा जब दोनों के बिटवीन का सेपरेशन इन्फिनिटी था, मतलब हम उसको लेके आ ही नहीं रहे थे। ठीक है, सेपरेशन इन्फिनिटी था मतलब हम उसको लेके आए ही नहीं थे। अब यहाँ पे जो है ऊपर की सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स कौन बनेगा, कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स बनेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स आ गया। अब यहाँ पे देखो हम इंफिनिटी एंड गिवन पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी को अगर कंपेयर करेंगे तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है इक्वल टू वर्क डन होता है, तो इक्वल टू बनेगा माइनस ऑफ, माइनस लिया क्योंकि फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव यहाँ पे ग्रेविटेशनल लेना है, डी आर वेक्टर एंड ई ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो ये आ गई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब कंडीशन क्या है देखो कि जो पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो u एट r एंड u एट इंफिनिटी, इनके बिटवीन हम कंसिडरेशन कर रहे हैं, मतलब बॉडी को हम r से लेके इंफिनिटी तक लेके जाएंगे। ये कब था, जब इंफिनिटी से r पे आ रही थी, तो ये माइनस जो था वो हमें प्लस लेना पड़ेगा, और ये बनेगा कंजर्वेटिव फोर्स यानी ग्रेविटेशन फोर्स यानी डी आर वेक्टर। बट अब कंडीशन क्या है देखो कि जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, एक को हम लेके आ रहे हैं इंफिनिटी से गिवन पॉइंट के ऊपर, एंड जो फोर्स उसके ऊपर एक्ट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा, मतलब उनकी डायरेक्शन वहाँ पे डिफरेंट आएगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कंजर्वेटिव फोर्स अगर हम देखेंगे तो वो होता है GMM अपॉन आर स्क्वायर। ये तो ग्रेविटेशन में हम पढ़ने वाले, लेकिन अभी मालूम होगा आपको, तो इसको अगर हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी जो है यू आर माइनस यू इंफिनिटी के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये 180 एंगल आ रहा था इसलिए फिर से ये माइनस में कन्वर्ट होता है। अभी सिंप्लीफाई करने के लिए सेम प्रोसेस GMM कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में डी आर अपॉन आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे आर से लेके इंफिनिटी, ये इनकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स है, तो हमें ब्रैकेट में डेटा मिलेगा। फाइनल एक्सप्रेशन लिखता हूँ मैं डायरेक्ट, इंटीग्रेशन सिंप्लीफिकेशन तो मालूम है आपको, ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रहेगी फिर ये मिलेगी माइनस ऑफ कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, ये बनता है एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे नेगेटिव साइन वही इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स एक्ट हो रहा था वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड में जो भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी रहेगी दैट विल बी द नेगेटिव। ठीक है, अभी जो है हमें मालूम है कि बॉडी अगर एक छोटे हाइट के ऊपर हम लेके जाएंगे तो इन जनरल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं दैट विल बी द mgh। पहले भी प्रूव किया था, अभी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको डायरेक्टली रिमेंबर करेंगे। ठीक है,
अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद में सेम पोटेंशियल एनर्जी का नेक्स्ट एप्लीकेशन हमें यहाँ पे स्टडी करना है, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो हम एसएचएम वेव्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स वहां पे डिटेल में पढ़ने वाले, लेकिन यहाँ से थोड़ा आइडिया क्लियर हो गया तो वहां पे आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। अभी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए बेस्ट एग्जांपल है स्प्रिंग का। स्प्रिंग से रिलेटेड हमें मालूम है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो बनेगा F इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स। ये स्प्रिंग का फोर्स खुद का अपना सिस्टम का फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स अगर वर्क डन करेगा तो ये बनेगा के एक्स। स्टार्ट में इसको प्रूव कर चुके हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हमें कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन एंड एक्सटर्नल वर्क डन, दोनों वर्क डन कैलकुलेट करने हैं, तो हमें मालूम है वर्क डन अगर एक्सटर्नल बोलेंगे तो हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, वर्क डन बाय अगर स्प्रिंग का फोर्स बोलेंगे तो माइनस ऑफ हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम ये जो वर्क डन है स्प्रिंग के फोर्स का कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड आगे यही वर्क डन जाके स्टोर होने वाला है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगी अगेन दैट विल बी U इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर। या फिर अगर हमें के की जगह पे फोर्स दिया है, टेंशन दिया है, तो इसको हम 1/2 इंटू टेंशन इंटू एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर टेंशन का स्क्वायर अपॉन 2k, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब डेटा अगर आपको फोर्स या फिर टेंशन के फॉर्म में दिया है तो ये सारे इक्वेशंस हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे देखो जो पोटेंशियल एनर्जी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये डिपेंड करती है किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर। क्योंकि हमें हर बार जो है रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करेंगे, whereas चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, सो डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड ही नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट। इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। हर एक पॉइंट पे अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है, फोर्स सेम है, तो वो भी सेम रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड क्या बोलेंगे हम, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी आएगी उससे रिलेटेड हमें हेल्प करेंगे। अगर आपको बोला है कि एक सिस्टम है इज लेफ्ट, उसको हमने छोड़ दिया ऑन इट्स ओन, इट मूव्स इन डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। एंड यही नेचर का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, हर एक बॉडी को खुद की पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूअसली कम करते जाना है। जब जिस डायरेक्शन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है बॉडी उसी डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, इसका इसका एग्जांपल है, कोई भी बॉडी को सरफेस के ऊपर लेके जाएंगे एक्सटर्नल वर्क डन करके और वहां से ड्रॉप करेंगे तो वो अर्थ के सरफेस के ऊपर आके गिरती है, क्योंकि उसको पोटेंशियल एनर्जी कम करनी है। ठीक है, उसके बाद में जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, अगर वहां पे फोर्स रिपल्शन का हो रहा है, रिपेल कर रही है, तो उस केस में हमें पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव लेनी है। अगर वहां पे पोटेंशियल एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो रही है तो उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है आर वेक्टर एंड ये फोर्सेस है, तो रिपेलिंग फोर्सेस के लिए ये नेचर होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए ये नेचर होगा। ठीक है, मतलब रिपल्शन के लिए पॉजिटिव, अट्रैक्शन के लिए निगेटिव। तो ये कंडीशन होती है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि हमने पहले भी
कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड बातें की थी। ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है एंड पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए वहां पे ये कंजर्वेटिव फोर्स बनेगा जिसके ऊपर से हम जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कैलकुलेट करने के लिए ग्रेविटी का फोर्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल सिर्फ ग्रेविटी की बात करेंगे, बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स आएंगे वो रिस्पेक्टिव टॉपिक में हमें देखना है। ठीक है, कुछ आईएमपी पॉइंट्स यहाँ पे। If a uniform rod of mass m and length L is held vertically upright on horizontal surface, then potential energy of rod is 1/2 into mg into L। ठीक है, कोई रॉड है उसको हमने वर्टिकली अपराइट रख दिया है ग्राउंड के ऊपर, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे U इक्वल्स टू हाफ ऑफ mg/L। ऐसे क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास उसका जो है वही उसी पॉइंट से जो फोर्स है वो नीचे एक्ट होता है, एंड हम वही कंसिडर करेंगे mg जो है L/2 के ऊपर है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट, if a uniform chain of mass m and length L held on a frictionless table with L/n part hanging over each। ये दिया होता है हाफ लेंथ, 1/3, 1/4, कितनी लेंथ वहां पे हैंग कर रही है। ठीक है, तो उस केस में वर्क डन इन पुलिंग द हैंगिंग पार्ट, वर्क डन इन पुलिंग द हैंगिंग पार्ट, जितना पार्ट वहां पे हैंग कर रहा था उसको अगर ऊपर खींचना है, पुल करना है, तो उस केस में वर्क डन बनेगा mgl/2n का स्क्वायर। तो m मास, g ग्रेविटी, l मतलब टोटल लेंथ, n मतलब 1l/n कितना पार्ट वहां पे क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है। एंड इस एक्सप्रेशन में अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो वहां पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना वर्क डन इस चेन को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, तो अगर हमें फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन देखना है तो पोटेंशियल एनर्जी से अगर फोर्स कैलकुलेट करना है हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो F इक्वल्स टू बनेगा माइनस ऑफ du/dr। ठीक है, इसको अप्लाई अगर करेंगे तो हम इजीली पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन से फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आपको मालूम है ये कब अप्लाई करेंगे, जब आपको पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स दी जाती है तब की बात। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की केसेस अगेन हमें बहुत सारे पास 5 से लेके 6 टॉपिक में रिक्वायर्ड होती है। तो ये इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब ऐसी कंडीशन कि बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले जितने सारे फोर्सेस है उन सारे फोर्सेस की नेट सम अगर जीरो हो गई, इसका मतलब सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गया। एंड ये जो इक्विलिब्रियम होता है बॉडी का, उसमें अगेन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात आ गई, उनको कैलकुलेट करने के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स बनेगा -du/dx। यहाँ पे फोर्स अगर जीरो है तो du/dx मतलब वेरिएशन इन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या चाहिए, जीरो चाहिए। तो जो इक्विलिब्रियम होता है उसमें हम 3 इक्विलिब्रियम कंसिडर करते हैं। पहले आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम,
स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कंडीशन कि अगर बॉडी को हम एक पॉइंट से डिस्प्लेस कर देंगे तो बॉडी जो है अपने पोजीशन के टुवर्ड जाने का ट्राई करती है, तो उस केस में फोर्स जो है वो जीरो बनेगा, यानी कि डी यू बाई डी एक्स ये भी जीरो बनेगा। पोटेंशियल एनर्जी इस केस में मिनिमम सबसे कम होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, एंड वहां पे एनर्जी को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड वन आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि बॉडी को अगर डिस्प्लेस करेंगे तो बॉडी फिर से अपने पोजीशन के ऊपर नहीं आती है, एंड बॉडी अपने पोजीशन के ऊपर अगर वापस नहीं आ रही है इसका मतलब बॉडी अनस्टेबल हो गई। एंड ये अनस्टेबल कब होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के पास हाईएस्ट होती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो वो निगेटिव आएगा। एंड तीसरा आएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जहाँ पे गई बॉडी वहां पे इक्विलिब्रियम में, मतलब जिस डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रही है उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो जो है उसी डायरेक्शन में जाके फिर से इक्विलिब्रियम में बैठ जाती है। तो ये बनता है एक्सप्रेशन फॉर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जिसमें अगेन नेट फोर्स जीरो बनेगा। फोर्स जीरो मतलब डी यू बाई डी एक्स भी जीरो रहेगा, और यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वैरी नहीं होती, जितनी है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। एंड इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पे जीरो बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जो थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है फॉर द गिवन कंटेंट, ठीक है। आगे भी दो चार टॉपिक आएंगे जिसमें हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिकली देखो हम यहाँ पे वर्क एंड एनर्जी जो है इससे रिलेटेड डिस्कशन कर चुके हैं। एनर्जी में हमने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का डिस्कशन किया है। अभी एक ही एनर्जी बची है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। बट सब कुछ लोगों के लेक्चर से तो आई थिंक में रुकना चाहिए। तो आगे जो मैकेनिकल एनर्जी, उसके बाद पावर एंड कोलिजन का पार्ट है वो हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे 42 एग्जाम्पल से सॉल्व एग्जाम्पल के मैकेनिकल एनर्जी से पहले फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप स्किप नहीं करेंगे। इसलिए देखो मैंने रोज के कंपैरिजन में आज का कंटेंट कम लिया है, आपको टाइम दिया है, प्रॉपर प्रिपेयर करो, वॉइस नोट्स रिटन नोट्स सेंड करो, एंड सब के सब क्वेश्चंस ये सॉल्व करना है आज के आज ही, इसका कंप्लीट वर्क करो, क्योंकि बाद में बिफोर एग्जाम ये रिवाइज करके प्रिपेयर करके नहीं होगा। इसलिए फॉर टुडे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा एंड ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेगा, ठीक है। सो मैकेनिकल एनर्जी, पावर एंड उसके बाद में कोलिजन, ये सारे पॉइंट जो बचे हैं वो कल के लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। सो हैव अ नाइस डे।